Hello everyone. So now we are beginning with chapter number 28 of M. Lakshmikant, that is judicial activism. Okay. So to understand clearly what is judicial activism, let us first analyze what is the difference between judicial activism and judicial review. Okay. In case of judicial review, suppose that your parliament make any laws or your executive take any executive actions. Okay, so in this case the Supreme Court, what they are going to do, they are going to review, is it the act which is made by the parliament or the executive actions taken by the parliament is in uh, is it according to the constitutions or against the constitution, बेसिकली अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल्स. ओके, मतलब कि अगर जुडिशियल रिव्यू में क्या होगा कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले तो कोर्ट उसे इस बेसिस पर रिव्यू कर सकता है कि भाई जो आपने ये कानून बनाया है, ठीक है, ये जो एक्शन लिया है, ठीक, ये पीपल्स के जो बेसिक राइट हैं उन्हें वायलेट तो नहीं कर रहा है, पीपल्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे वायलेट तो नहीं कर रहा है. ओके, तो जो जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये बस किसी लॉ की वैलिडिटी चेक करता है, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शंस की वैलिडिटी चेक करता है जो पहले से ही बनाए जा चुके हैं. ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम जुडिशियल एक्टिविज़म की बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज़म एक स्टेप इससे आगे है. जुडिशियल एक्टिविज़म में क्या करेगा कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज़म में कोर्ट चेक करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविज़न मेंशन है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, क्या जो पार्लियामेंट है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर पार्लियामेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है तो कोर्ट बेसिकली एक डायरेक्शन देता है. ठीक है, एक एक्टिविस्ट की क्या भूमिका होती है, एक्टिविस्ट का यही तो काम होता है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन्फोर्स कराना लोगों को जो राइट मिले हुए हैं. ठीक, तो जो राइट मिले हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए जो कोर्ट्स के एक्शन होते हैं वही है जुडिशियल एक्टिविज़म. बेसिकली जब कोर्ट एक जुडिशियल एक्टिविस्ट की तरह काम करने लगे तो उसे बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म. ठीक है, मतलब जो राइट मिले हैं लेकिन उसे दिया नहीं जा रहा है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए जब कोर्ट आएगा आगे सामने, ठीक है, एक एक्टिविस्ट की तरह, तो उसे बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म. बट अगर मान लो कि पार्लियामेंट ने या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया गया है थ्रू दी गवर्नमेंट, किसी कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए गए, तो वो वैलिड हैं कि नहीं, जो लोगों को राइट दिए गए हैं उस वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो चीज़ होता है उसे बोलते हैं रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, तो ये है जुडिशियल एक्टिविज़म में जुडिशियल रिव्यू के बीच में डिफरेंस. अब देखो, जुडिशियल एक्टिविज़म की बात करें तो ये जो वर्ड है, ठीक, ये ओरिजिनेटेड एंड डेवलप हुआ यूएसए में, जैसे जुडिशियल रिव्यू का था. ठीक है, पहली बार इस वर्ड्स का यूज 1947 में आर्थर स्क्लेजिंगर्स जूनियर्स, एक अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर थे, उन्होंने यूज़ किया. ओके, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में है 1970 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ. जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी ए देसाई, इन्होंने ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म का फाउंडेशन है इंडिया में लेड किया है. ठीक है, मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म वैसे तो हम समझ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं. जुडिशियल एक्टिविज़म डिनोट द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन्स एंड इन द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी. एक्टिवली जब कोर्ट जो है रोल प्ले करता है, ठीक है, जिससे कि जो सिटीजन्स के राइट हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और जस्टिस को प्रमोट कर सके सोसाइटी में, जब इस चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट रोल प्ले करता है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज़म बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज दैट द असर्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी टू फोर्स अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें एक प्रोएक्टिव रोल्स है जुडिशरी का, ठीक, कि वो जो लोगों के राइट्स हैं उसको, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो, उसके थ्रू इन्फोर्स करवाने की कोशिश करती है.
जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनामिज्म भी बोलते हैं, मतलब एक डायनामिक रोल जो होता है जुडिशरी प्ले करता है। जुडिशरी बस मेयर स्पेक्टेटर नहीं है कि आप पहले लॉ बनाइए फिर उसको हम चेक करेंगे, आप कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस लीजिए फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, केवल मेयर स्पेक्टेटर नहीं है, स्पेक्टेटर नहीं है। इसमें क्या है कि जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वो खुद आगे बढ़कर ये डायरेक्शंस दे रहा है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, कि आप अपना रोल परफॉर्म करो। तो ये है जुडिशियल डायनामिज्म का मतलब। इसके अपोजिट की बात करें तो जुडिशियल रिस्ट्रेन हो गया, ठीक, कि जुडिशरी जो है वो अपने जो दायरा है उससे निकल नहीं सकती, ठीक है। तो जुडिशियल रिस्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वे एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम द नॉर्मली प्रैक्टिस्ड strict adherence to the judicial precedent in favor of progressives and new social policies. It is commonly marked by decisions calling for social engineering, and occasionally these decisions represent intrusion in the legislative executive matters. Okay, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कहीं ना कहीं देखो, जनरली जजेस का नॉर्मल वर्क क्या है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करें किसी लॉ की, अगर कोई लॉ बना है या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया गया तो उसकी वैलिडिटी चेक करें। लेकिन ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना, इससे हट कर जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक। जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट कहीं ना कहीं एक सोशल इंजीनियर का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ठीक, ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कभी न कभी ना आप ये भी देखेंगे कि ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, इन दो ऑर्गन्स के स्फीयर में इंट्रूजन की तरह भी इसे देखा जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज द प्रैक्टिस इन द जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग और एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल्स राइट थ्रू डिसीजंस दैट डिपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर इन अपोजिशन टू सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिटिमेट इंटेंट। ओके, तो बेसिकली नॉर्मल जो प्रैक्टिस है उससे डिफर करता है, बस इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो जुडिशियल आस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो बेसिकली दो मेजर आस्पेक्ट हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के। जैसे द फर्स्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द कोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। द केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉल अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल, ठीक है। अब देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म के जो आस्पेक्ट की बात करें, दो आस्पेक्ट है। पहला ये है कि जो कोर्ट है ना, ठीक है, ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू करती है, ठीक, कि किस लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या सिटीजन्स के राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जो कोर्ट्स है वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू करती है। पहले आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, तो ये भी इसी पहले जो आस्पेक्ट है उसके अंदर आता है, ठीक है। सेकेंड मेजर आस्पेक्ट की बात करें तो फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो सेकेंड एस्पेक्ट की बात करें अगर, तो जो इंटरप्रिटेशन है ना कुछ फंडामेंटल राइट्स की, जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 19 हो गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इसके आपने देखा होगा कि अलग अलग जजमेंट में कोर्ट क्या करती है कि इसका जो दायरा है ना, जो इसका स्फेयर है इन राइट्स का, उसको एक्सपेंड करती है। तो ये भी एक आस्पेक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो ये दो तरह के आस्पेक्ट हो गए, पहला तो कोई डायरेक्शन इशू करे कोर्ट, और दूसरा क्या है कि जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं सिटीजन्स के, उन्हीं को एक्सपेंड करते रहे, ठीक। तो ये बेसिकली दो मेजर आस्पेक्ट हुए जुडिशियल एक्टिविज्म के। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म में डिफरेंस देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कहीं ना कहीं जो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू हैं एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। अभी हम देखते हैं किस सेंस में, ठीक। बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन उसके बीच कुछ डिफरेंसेस भी हैं। Following points bring out these differences. Since about the mid-20th century, a version of judicial review has acquired a nickname of judicial activism. Okay, judicial review का एक वर्जन, मतलब एक दूसरा जुडिशियल रिव्यू ही है बट थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ, तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है। कब से? फ्रॉम मिड ऑफ 20th सेंचुरी, स्पेशली इन यूएसए। इन इंडिया द पार्टिसिपेंट्स इन द डिबेट मिक्स अप जुडिशियल एक्टिविज्म विद जुडिशियल रिव्यू।
ओके, इंडिया में जनरली लोग दोनों को मिक्स करके देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू को। द फॉर्मर इज दैट फॉर्म ऑफ लेटर इन विच जजेस पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब देखो पॉलिसीज, जुडिशियल रिव्यू करते हैं लॉ को, बट जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है ना कि इसमें लॉ जो जजेस हैं वो खुद एज अ पॉलिसी मेकर की तरह काम करते हैं, लॉ मेकर की तरह काम करने लगते हैं। नॉट ओनली दे अपहोल्ड आर इनवैलिडेट लॉ इन टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई लॉ वैलिड है उसको अपहोल्ड करना या उसे इनवैलिडेट करने तक ही जुडिशियल एक्टिविज्म में उनकी भूमिका सीमित नहीं होती है, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं उस लॉ मेकिंग में भी, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। हम बात कर चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ राइट दिए गए हैं उसी के हिसाब से जब पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करती है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है, तो हम उसको वैलिडेट करते हैं जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है, जुडिशियली रिव्यू करके कि हाँ भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, वो खुद लोगों के लॉ को इन्फोर्स कराने की बात करती है। वो केवल ऐसा नहीं कि हाँ भाई बैठे रहेगी भरोसे कि पहले पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करे, कोई एक्शंस ले, उसके बाद हम उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। इसमें क्या होगा कि भाई अगर कुछ राइट मेंशन है उसको नहीं मिल रहे सिटीजन्स को, तो जुडिशरी खुद जाएगी और उसमें पॉलिसी मेकर की तरह एज अ काम करेगी, मतलब वो इन्फोर्स करेगी उन लॉ को थ्रू दी पार्लियामेंट। ओके, वो चाहेगी कि हाँ पार्लियामेंट इस पर एक्टिव रोल प्ले करे, ठीक। तो बस ये चीज़ है, ये डिफरेंस है जिसको ध्यान रखना है। ओके, तो मुझे लगता है बस इसमें इतना ही है, ठीक। बाकी कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक, वो एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक, तो वो चीज़ें हैं। बस जो डिफरेंस था उसको हम समझ चुके हैं, ठीक। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं उसको आप देख सकते हैं खुद से। ओके, अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे आएंगे। अब हम स्टेट गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात करें, जो नेक्स्ट चैप्टर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट सु मोटो, ठीक है, मतलब खुद अगर उसे लगता है कि कोई मैटर है जो काफ़ी पब्लिक इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसको सो मोटो वो केस ले सकती है, ठीक है, और उस पर कुछ अपना जजमेंट डिलीवर कर सकती है। तो ये है PIL का कॉन्सेप्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी ओरिजिनेट एंड डेवलप कहाँ हुआ है, USA में हुआ है, ठीक, 1960 में। तो PIL में देखो कोर्ट को जब लगे ना कि हाँ, जो कोर्ट को या लगे या फिर किसी इंडिविजुअल्स को अगर लगे ना कि कोई मैटर है जो काफ़ी पब्लिक इम्पोर्टेंस रखता है, बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी अपने वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशंस की तरह इसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मतलब है कि कोई मैटर है सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक, लेकिन जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं है खुद को, तो कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल एज अ सिटीजन वो PIL फाइल कर सकता है कोर्ट में, ठीक। शायद मैंने सु मोटो बोल दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। हालांकि अगर कोर्ट चाहे तो वो भी सु मोटो ले सकती है खुद की मर्जी से, बट PIL में कोई भी एग्रीड सिटीजन्स अगर उसको लगता है कि कोई मैटर है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है तो वो PIL फाइल कर सकता है, ठीक। तो PIL में भी बस इतना ही है, आपको इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। रीज़न उसके पीछे ये है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं इस पर, ठीक। मेंस में अगर आएंगे तो आपको उसके लिए भाई आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आप एक बार यहाँ से जा सकते हैं। तो थैंक यू।